In today's class, we are going to discuss about the speed torque characteristics of induction motor. और स्पीड टॉर्क characteristics किसी भी मोटर के हवाले से बहुत ही अहम होती हैं क्योंकि इनकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के अंदर आपकी मोटर किस तरीके से बिहेव करेगी। स्पीड टॉर्क characteristics के बारे में जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे जहन में आते हैं। पहली बात तो ये कि टॉर्क एंड स्पीड जो है वो है क्या। इस हवाले से मैंने एक लिंक ऐड कर दिया है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। इसकी मदद से आप बेसिक जो डेफिनीशंस हैं अबाउट द टॉर्क, स्पीड और मैकेनिकल पावर के हवाले से जान सकेंगे, तो काइंडली उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा और देख लीजिएगा। अब जब भी आप स्पीड टॉर्क रेसिस के हवाले से बात करते हैं तो चंद बुनियादी सवालात आपके जहन में आते हैं कि टॉर्क को होगा क्या जब डिफरेंट लोड्स जो हैं उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा स्टार्टिंग में मोटर कितनी टॉर्क डेवलप करेगी और व्हाट हैपन्स इफ़ द लोड इंक्रीजेज, और ये जब लोड लगाया जाएगा मोटर की शाफ्ट के ऊपर तो उस वक्त मोटर क्या किस तरीके से बिहेव करेगी। तो ये चंद अहम सवालात हैं जिनको आंसर करने की कोशिश की जाती है जब भी स्पीड टॉर्क characteristics के हवाले से बात की जाती है। अब हम सबसे पहली बात डिस्कस करेंगे टॉर्क इन दी इंडक्शन मोटर। ये मेरी प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कशन हुई हुई है और मैंने वहीं से इसको ये जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था उसको प्लेस किया है। इसमें बेसिकली हमने जब ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया तो हमने देखा था कि मेनली हमारे पास तीन पैरामीटर्स होते हैं जो टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर पे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी वो वाला वो ईएमएफ जो बेसिकली रोटर के अंदर फ्लक्स की कटिंग की वजह से इंट्रोड्यूस होती है। सेकंड, रोटर इंड्यूस करंट, उस ईएमएफ के नतीजे में क्योंकि आपके पास जो भी नॉर्मल स्क्विरल केज कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर जो है आपके पास तमाम जो केज होता है वो जब उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसके अंदर करंट्स चलेंगे। वो करंट भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क इन इंडक्शन मोटर। और जो तीसरा फैक्टर है वो है पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट। तो मैंने बताया था कि पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रोटर की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड दे वेरी विद ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज़ कॉल्ड द स्लिप। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर विच मेनली रिलेट्स टू द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि स्लिप और स्पीड कैसे आपस में रिलेटेड हैं। देखिए स्पीड जो है उसकी दो एक्सट्रीम्स हैं, ज़ीरो मीन के आप जो है एट रेस्ट है आपकी मोटर, और सिंक्रोनस स्पीड मतलब ये कि आपकी मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही है। इससे ज़्यादा आपकी इंडक्शन मोटर कभी भी नहीं जा सकती, इससे बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, अब बेसिकली आप सबको ही पता है कि इंडक्शन मोटर जो है कभी भी जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे तो चल नहीं सकती। अगर क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी तो जो आपकी स्लिप होती है वो ज़ीरो हो जाती है। अब स्लिप है क्या? स्लिप जो है वो बेसिकली सिर्फ सिंपली अगर स्पीकिंग, स्लिप इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि स्टेटर वाइंडिंग की वजह से इंड्यूस होती है, थ्री फेज वाइंडिंग की वजह से, और दी रोटर स्पीड, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम स्लिप कहते हैं और इसी से हम स्लिप स्पीड निकाल लेते हैं। अब स्लिप का रिलेशनशिप जो है वो स्पीड के हवाले से क्या है, तो अगर आपके पास मैक्सिमम स्पीड दैट इज सिंक्रोनस स्पीड होगी तो स्लिप आपकी ज़ीरो होगी। ये आप जो फार्मूला गिवन है उसमें भी देख सकते हैं कि अगर आपकी सिंक्रोनस स्पीड जो है अचीव कर लेगी आपकी मोटर तो आपकी स्लिप जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरीके से जो अदर एक्सट्रीम है वो ये है कि जब आपकी स्पीड जो है वो ज़ीरो होगी तो आपको स्लिप जो है वो वन होगी। सो इन इन रियलिटीज़ जो स्लिप जो है उसकी बेसिकली मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो से लेके वन के दरमियान होती हैं। स्पीड जो है वो इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है। जब स्लिप मैक्सिमम होगी तो स्पीड ज़ीरो होगी, जब स्लिप मिनिमम होगी तो स्पीड मैक्सिमम होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है। अगर मैं कभी भी कहता हूँ कि लो स्लिप रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है उधर। अगर मैं कभी भी आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे हाई स्लिप रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे स्पीड कम है मोटर की, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में हमेशा रखना है, अदरवाइज़ फिर ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमने सारी जो डिस्कशन की है उसमें स्लिप को रिलेट किया है डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, जिसमें रोटर सर्किट के जो अहम पैरामीटर थे, इसी तरीके से जो टॉर्क है उसके साथ भी हमने इसको रिलेट किया। तो अब हमने यहाँ पे चूँकि टॉर्क और स्पीड का रिलेशनशिप देखना है तो स्लिप को हमने जो है वो थोड़ा सा यूज़ करना है, लेकिन अपने माइंड में रखना है कि इसका स्पीड के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से है।
अच्छा, अब जो हमारे पास 3 प्राइमरी फैक्टर्स थे टॉर्क के बारे में जो बात मैंने की थी, वो तीनों जो फैक्टर्स हैं कौन-कौन से थे? पहला था रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकंड था रोटर इंड्यूस्ड करंट और थर्ड था पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट। वो तीनों हम इंटरमीडिएटरी रिलेशनशिप्स इनके बनाते हैं। असल में मोटर के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स का रोल बड़ा अहम होता है। हमारे पास तीन किस्म की मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। एक है स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड जो कि जो आपके पास स्टेटर के अंदर वाइंडिंग लगी उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। एक है रोटर की मैग्नेटिक फील्ड जो कि बेसिकली जब रोटर के अंदर करंट ये में प्रोड्यूस होती है और उसके नतीजे में करंट चलता है, उस करंट के नतीजे में पैदा होती है। और तीसरी जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको हम नेट मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब इस सबसे पहले जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम रिलेट करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ। मेनली ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये रिलेटेड होती है स्टेटर वाइंडिंग्स की बेस पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है E1, उससे रिलेट कर रही होती है। लेकिन चूंकि टर्न रेशो के हवाले से मैंने आपको डिस्कशन की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि टर्न रेशो से आपकी जो E1 होती है वो रिलेट हो जाती है E2 दैट इज़ द रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ। तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिलेट करती है इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ। सेकेंड आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये रिलेट करती है रोटर इंड्यूस्ड करंट के साथ। ठीक है, अब ये आपने देख लिया इंड्यूस ईएमएफ और रोटर इंड्यूस्ड करंट, ये दोनों वो फैक्टर्स हैं जो टॉर्क के साथ रिलेट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे उनको बी नेट और बी आर से रिप्रेजेंट किया है। लास्टली जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स आई हैं बी नेट जो आपके पास ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। दिस डेल्टा एंगल जो है ये रिलेट कर रहा होता है पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट के, और यही मैंने जो है यहाँ पे जो बनाई हैं इक्वेशंस हैं कि एंगल डेल्टा इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 डिग्रीज। ठीक है, अब थीटा क्या है? थीटा इज द रोटर पावर फैक्टर और प्लस 90 डिग्रीज। अब ये 90 डिग्री क्या है? ये बेसिकली एंगल हो रहा होता है आपके पास, यानी जो बी नेट और यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके दरमियान जो एंगल है उसको डेल्टा कहते हैं। और ये दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक को हम थीटा कहेंगे, एक को हम 90 कहेंगे। और ये रिलेट कैसे कर रहा है तो वो मैंने नीचे बनाया हुआ है कि साइन डेल्टा इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 डिग्री, और इसका अगर हम उस पर साइन लें तो वी विल इवेंचुअली गेट द कॉस थीटा, दैट इज कॉल्ड द रोटर पावर फैक्टर। ठीक है, तो हमने तीनों जो मेन फैक्टर्स थे जो टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर के साथ रिलेट करते थे, हमने उनको तीन फर्दर चीज़ों के साथ रिलेट कर दिया, बी नेट, बी आर एंड डेल्टा। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों की वजह से किस तरीके से हम टॉर्क के हवाले से एक्सप्लेनेशन देंगे और टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेंगे। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर कंडीशन ज़ेर नज़र में ली है, इसे कहते हैं इंडक्शन मोटर एट नो लोड। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक प्रेजेंट करने के लिए एक रोटर सर्किट बनाया हुआ है जिसके अंदर जिसके आप देख रहे हैं सर्कमफ्रेंस में रोटर कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर ऑब्वियसली करंट वगैरह चलेगा और ओवरऑल उसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बी नेट और एक बी आर। बी एस जो है वो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है जो ऑब्वियसली स्टेटर वाइंडिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और बी आर वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि रोटर के अंदर करंट चलने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और बी नेट जो वो फील्ड है जो इन दोनों के फेजर डिफरेंस की वजह से आपके पास आती है। ई आर और आई आर क्या चीज़ है? ई आर जो है वो रोटर इंड्यूस ईएमएफ है और आई आर जो है वो रोटर करंट है। अब हम यहाँ पे इन रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने एक थोड़ी सी पिक्टोरियल बनाई है, इसको वाजे करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से बना लिया है। तो मैंने रिलेशनशिप को दिखाया है, बी एस जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वेक्टर बड़ा है, और इसकी वजह क्या है? देखें, जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो ना सिर्फ ये कि रोटर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, बल्कि वो नो लोड लॉसेस जो हो रहे होते हैं मोटर के अंदर उनको भी सप्लाई करती है, इसलिए ये फैक्टर थोड़ा सा बड़ा होता है। बी आर के हवाले से देखें तो वो फैक्टर बहुत स्मॉल है। अब ये क्यों है भाई? इसकी वजह ये है कि ये फैक्टर जो है ये डिपेंडेंट है स्लिप के हवाले से। अगर स्लिप ज़्यादा होती तो बी आर बड़ा होता है, क्योंकि आपके पास जो रोटर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगी वो ज़्यादा होगी अगर आपका जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन दी रोटर एंड रोटर स्पीड एंड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा होगी। हम यहाँ पर देखें तो इन नो लोड कंडीशन द वैल्यू ऑफ स्लिप विल बी वेरी स्मॉल, जो मैंने पहले शुरू में बताया है कि वो बहुत थोड़ी सी होती है, और उसकी वजह क्या है कि जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन दी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की जो स्पीड है
उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा है। तो इसके नतीजे में जो आपके पास रोटर इंड्यूस ईएमएफ होगी वो बहुत कम होगी, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट लो इंड्यूस ईएमएफ आपके पास जो करंट रोटर में चलेगा वो और भी कम चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रोटर का मैंने मैग्नेटिक फील्ड का फेज़र बनाया है वो बहुत स्मॉल सा बना है, और इन दोनों का जो मैंने नेट मैग्नेटिक फील्ड किया है वो बी नेट के नाम से ड्रॉ किया। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने दो और फेजर्स बनाए हैं जिसमें मैंने रोटर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन दिखाई है, और रोटर करंट की भी डायरेक्शन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। तो वो भी आप जो है वो दोनों देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो रोटर के अंदर करंट चल रहा है वो तकरीबन इन फेज़ है विद द रोटर इंड्यूस ईएमएफ, बहुत करीब है, यानी इन फेज़ है। इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त रोटर का बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट एज इट इफ़ इट इज़ रेजिस्टिव। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो स्लिप की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, उसकी स्लिप की वैल्यू कम है, उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है रोटर के अंदर जो इंड्यूस हो रही है वो बहुत कम है। तो ये मैंने अर्लियर अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो स्लिप जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जब मोटर रेस्ट पे होती है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, और जब मोटर अपने नो लोड पे चल रही होती है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है। चूँकि फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो नतीजतन जो रिएक्टेंस है मोटर की वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो चूँकि रिएक्टेंस ना होने के बराबर है तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वही इफेक्टिव हो जाएगी। तो जो आपको पता ही है कि जब किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो तो उसमें करंट और वोल्टेजेस आर इन फेज विद ईच अदर, तो वो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पिक्टोरिकली समझाने की कोशिश की कि एट नो लोड क्या कंडीशन होगी आपके पास। सही है, तो ये आप इसमें सारा जो नज़र आ रहा है कि भाई स्लिप के मिनिमम होने की वजह से ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं और सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। सो लेट अस सी कि अगर हम मोटर के ऊपर लोड लगाते हैं, अब मोटर चल रही है, नो लोड पे चल रही थी और हमारे पास ये सिचुएशन थी, इस वक्त अगर हम मोटर के ऊपर लोड लगाते हैं तो क्या होगा? नेचुरली ये उसकी जो है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें मैंने एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करके जो पहले मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी उन्हीं को रिलेट करने की कोशिश की है। ठीक है, सो लेट अस गो इन डिटेल कि यार इनमें क्या होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले बताया कि मोटर चल रही थी और स्लिप मिनिमम थी। जब आपने मोटर के ऊपर लोड लगाया तो लोड लगाने की वजह से क्या होगा, मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन दी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द रोटर मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जब वो इंक्रीज़ कर जाएगा, रिलेटिव मोशन इंक्रीज़ कर जाएगा, तो आप समझ रहे होंगे कि जो रोटर के अंदर वोल्टेज हो रही थी वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, और उसके नतीजे में जो करंट जनरेट हो रहा था वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो आप और उस करंट के नतीजे में जो वोल्टेज इंड्यूस हो या जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास स्टेटर की फील्ड है वो तो हमारे पास इंक्रीज़ कर गई है, लेकिन अगर रोटर का वेक्टर भी देखें तो वो भी खासा इंक्रीज़ कर गया। लेकिन बड़ा जो इंटरेस्टिंग इसमें जो चीज़ है, नेट जो हमारे पास वोल्टेज का जो फैक्टर आ रहा है वो तकरीबन मोर और लेस कांस्टेंट रहता है। तो जो नेट हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड अचीव होगी इसके नतीजे में वो मोर और लेस कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अच्छा अब ये बेसिकली यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम ये देख रहे हैं कि स्लिप के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो एंगल है बिटवीन दी रोटर करंट एंड द रोटर वोल्टेज इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो पावर फैक्टर है रोटर का वो इफेक्ट हुआ है, और वो इफेक्ट इसलिए हुआ है कि जो एंगल बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जो ई आर का फेज़र है और आई आर का फेज़र है उन दोनों के दरमियान जो एंगल का डिफरेंस है वो बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो बी आर होती है वो हमेशा 90 डिग्रीज दिखाई है मैंने आई आर के साथ। तो अब आप यहाँ पे देखें 90 डिग्रीज प्लस ये जो एंगल बढ़ गया ये, तो जो अगर मैं इसको जो मैंने प्रीवियसली इक्वेशन बनाई थी डेल्टा इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो वो जो मैंने पहले जो इक्वेशन डिराइव की थी अगर आप उसकी मदद से देखें तो आपको नज़र आएगा कि आपका पावर फैक्टर जो है वो कम हो गया होगा। अच्छा, इन दोनों में बड़ा एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि एक फैक्टर जो है उसके अंदर जो है आप देख रहे हैं करंट बढ़ रहा है, और दूसरा फैक्टर जो है पावर फैक्टर जो है आपका कम हो रहा है। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, तीन हमने चीज़ें देखी थी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, रोटर मैग्नेटिक फील्ड और एंगल बिटवीन दीज टू।
तो यहाँ पे आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि जो बी नेट है वो थ्रू आउट दी ऑपरेशन ऑफ मोटर, यानी मोटर कम लोड पे हो या ज़्यादा लोड पे हो, वो कांस्टेंट रहती है। वेयर एज अदर टू फैक्टर्स, यानी रोटर मैग्नेटिक फील्ड जो कि इवेंचुअली रोटर करंट पर डिपेंडेंट होती है, और पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट जो कि इस पर डिपेंडेंट होता है कि स्लिप आपकी जो है वो क्या चल रही है, वो दोनों जो हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन तीनों जो फैक्टर्स हैं मैं इनको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि वो किस तरीके से करते हैं, और अगर आपको ये तीनों समझ आ जाएंगे तो इवेंचुअली जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द इंडक्शन मोटर वो भी आपको समझ आ जाएगी। ये मेरे पास सबसे पहले जो है रोटर मैग्नेटिक बी नेट है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी भी इंडक्शन मोटर के अंदर, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे स्पीड के साथ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ऑपरेशन ऑफ द मोटर। आपकी मोटर की स्पीड भले कम हो या ज़्यादा हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। तो दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द स्पीड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो दो बाकी रह गए, लेट अस सी उनका क्या है। तो पहला जो है हमारे पास रोटर इंड्यूस्ड करंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो कर्व है इसको हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अब ये तीन हिस्से कौन कौन से हैं, तो लेट अस सी कि वो क्या क्या हैं। मैंने आप देखें एक तो हिस्सा ये जो है, ये जो मैं यहाँ पे शुरू में नज़र आ रहा है, और इसको मैं कहूँगा लो स्लिप रीजन, क्योंकि यहाँ पे स्पीड्स बड़ी हाई है। उसके बाद एक और हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको मैं कहूँगा मीडियम स्लिप रीजन, क्योंकि यहाँ पे अब स्पीड कम हो रही है थोड़ी सी, तो स्लिप भी जो है वैल्यू बढ़ रही है। और जो लास्ट आपके पास हिस्सा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है आपका हाई स्लिप रीजन होगा। इधर आपकी मोटर की जो स्पीड होगी वो खासी कम हो जाएगी। अब इन तीनों रीजन्स में अगर मैं देखूँ तो जो रोटर करंट है उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला जो आपके पास है, जो पहला जो है सेक्शन जहाँ पे आपके पास रोटर जो है उसका करंट की वैल्यू जो है, यानी जब लो स्लिप रीजन है जहाँ पे रोटर की स्पीड ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रोटर करंट है वो मोर और लेस लीनियरली बिहेव कर रहा है। लीनियर का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप लोड लगाते जा रहे हैं और मोटर की स्पीड कम हो रही है तो रोटर करंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लो स्लिप रीजन में मोटर की स्पीड जैसे जैसे कम हो रही है, करंट इंक्रीज कर रहा है। अब दूसरे में हम देखते हैं, दिस इज कॉल्ड मीडियम स्लिप रीजन। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लीनियर वेरिएशन नहीं हो रही है। ठीक है ना, जैसे अगर आपको पहले उसमें लीनियर वेरिएशन नज़र आ रही थी, वो अब आपको नज़र नहीं आ रही है। और उसकी वजह ये है कि अब जो है उतनी तेज़ी से करंट चेंज नहीं हो रहा है जितनी तेज़ी से मोटर की स्पीड चेंज हो रही है। जैसे जैसे मोटर की स्पीड गिर रही है, करंट उतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो रहा है जितना पहले वाले रीजन में हो रहा था। थर्डली, अब जो तीसरा हमारे पास सेक्शन है जिसे मैं कहूँगा कि ये हाई स्लिप रीजन है, इसके अंदर जो करंट है, रोटर का जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, मोर और लेस कांस्टेंट रहेगा, एंड वो मैक्सिमम एक वैल्यू अचीव करेगा और फिर उस पर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर देन इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर। तो ये हमने तीन स्लिप रीजन्स में डिवाइड कर लिया है रोटर इंड्यूस्ड करंट को। अच्छा, अब मैं आऊँगा जी, जो है मेरे पास रोटर पावर फैक्टर है। अगेन मैंने इसको भी जो है वो तीन हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा जो है वो मेरा यहाँ पे लो स्लिप रीजन है, और इस स्लिप रीजन के अंदर अगर मैं देखूँ तो जो रोटर पावर फैक्टर है वो कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट चेंजिंग एट ऑल। सो अगर मोटर जो है नो लोड पे चल रही है और आप लोड लगा रहे हैं, हल्का हल्का लोड लगा रहे हैं, तो मोटर को कोई भी असर नहीं होगा उसके उसके ख़ास तौर पे उसके रोटर पावर फैक्टर पे। उस पर उसका रोटर पावर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा रीजन आता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मीडियम स्लिप रीजन कहूँगा, दिस इज़ कॉल्ड मीडियम स्लिप रीजन। इसमें हम देखते हैं कि रोटर जो है वो उसकी स्पीड कम हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता रोटर पावर फैक्टर भी कम होना शुरू हो गया है। और इसकी वजह वही है कि जब स्लिप बढ़ना शुरू होगी और एक ख़ास वैल्यू से आगे जाएगी तो फिर रोटर पावर फैक्टर मुतासर होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता ही है कि जब, क्योंकि रोटर पावर फैक्टर इसलिए मुतासर होते हैं, जो एंगल बिटवीन द रोटर वोल्टेज और जो करंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो पावर फैक्टर जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाएगा। और हमारे पास ये जो आखिरी रीजन है ये वाला, दिस इज कॉल्ड द हाई स्लिप रीजन, इसमें आप देखेंगे कि लोड लगाने के साथ साथ बड़ी तेज़ी के साथ जो है रोटर पावर फैक्टर कम होता जा रहा है, एंड इन गोज टू सम मिनिमम वैल्यू जो इसमें मैंने हाई इंक्रीज की।
तो ये तीनों रीजन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि जो पहला फैक्टर है बी नेट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड के साथ वो बिल्कुल वेरी नहीं करता। लेकिन जो बाकी आपके पास जो दो फैक्टर्स हैं, दैट इज़ रोटर इंड्यूस करंट और रोटर पावर फैक्टर, वो बड़े क्रिटिकली कर रहे हैं। और यही दोनों फैक्टर्स जो हैं इवेंचुअली आपकी जो ओवरऑल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है उसको डिफाइन करते हैं। तो अब आप देखते हैं कि इन तीनों फैक्टर्स, वैसे तो बी नेट का तो कोई रोल ही नहीं है, इंड्यूस करंट और पावर फैक्टर की मदद से, रोटर पावर फैक्टर की मदद से किस तरीके से हमारे पास स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरऑल डेवलप होती है। तो अब हम वो देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इन तीनों फैक्टर्स को जो है वो इवेंचुअली एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जो मैंने रीजन लिया है इसको मैंने कहा है लो स्लिप रीजन। और लो स्लिप रीजन में वो आप देखेंगे कि आपका जो पावर फैक्टर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, जबकि करंट जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आप लोड लगाते जा रहे हैं उसके साथ। तो जैसे जैसे आप लोड लगाएंगे टॉर्क बढ़ जाएगी और मज़ीद सपोर्ट करना शुरू हो जाएगी, लेकिन स्पीड जो है मोटर की वो कम होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, और आपकी जो है मोटर जो है वो फर्दर लोड को सपोर्ट कर रही है। फिर अगर आप एक ख़ास वैल्यू से बढ़ जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज ये वाली वैल्यू रखी हुई है, इस वैल्यू से अगर आप ज़्यादा लोड लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मोटर जो है वो मीडियम स्लिप रीजन में एंटर हो जाती है। ये वो जगह है जहाँ पे आपका रोटर का करंट जो है वो जो जितनी तेज़ी से वो चेंज हो रहा था वो होना बंद कर देता है, और आपको यहाँ पे तकरीबन इधर तकरीबन आपको मोटर की मैक्सिमम मिलती है। इससे आगे अगर आप मज़ीद, यानी यहाँ पे आप मैक्सिमम टॉर्क आपको अवेलेबल हो जाती है, और ये होती है इस वजह से कि जो करंट के जो है फैक्टर जो है वो मैक्सिमम इतना ही चेंज हो सकता है। इसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता करंट जो है वो उसकी वैल्यू स्टेबल होना शुरू हो जाएगी और पावर फैक्टर की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि मोटर की पावर फैक्टर की वैल्यू कम होना शुरू हो गई है, जबकि करंट की वैल्यू मोर और लेस यहाँ से स्टेबल होना शुरू हो गई और कांस्टेंट होती जा रही है। तो रोटर पावर फैक्टर जो है ना यहाँ से आगे अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगा। यहाँ तक तो रोटर करंट ने अपना पावर रोल प्ले किया और रोटर पावर फैक्टर आउट ऑफ दिस क्वेश्चन रहा, इक्वेशन से बाहर रहा। लेकिन इससे आगे जो है रोटर पावर फैक्टर जो है वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगा, और हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो ओरिजिनल गिवन हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ पर टॉर्क बड़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगी। तो जो रोटर पावर फैक्टर है इस वैल्यू से आगे वो क्या करेगा कि आपकी टॉर्क को एकदम अचानक गिराना शुरू कर देगा। अगर आप मैक्सिमम टॉर्क से आगे जाएंगे तो उसे कम करना शुरू कर देगा। तो इसका नतीजा क्या होगा? नुकसान। भाई जैसे आपने इससे आगे अगर लोड लगाया तो मोटर की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ उसकी टॉर्क भी कम होना शुरू हो जाएगी। ये बड़ा अहम है। सो इसका नतीजा क्या होगा कि आपने लोड लगाया तो स्पीड कम हुई और टॉर्क कम होगी, तो मज़ीद और स्पीड, अब इसकी वजह से टॉर्क कम होने की वजह से क्या होगा, मज़ीद स्पीड गिरेगी और टॉर्क भी गिरती चली जाएगी। तो हम देखेंगे कि मोटर एक ऐसे एक प्रोसेस में फंस जाएगी कि वो ऑटोमेटिकली फिर चलते 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 यहाँ पे जाके स्टॉप कर जाएगी, एंड इधर हमारे पास स्टॉप पे आ जाएगी, ज़ीरो पे आ जाएगी, ज़ीरो स्पीड हो जाएगी, और आपकी जो टॉर्क है वो ख़ास वैल्यू पे आ जाएगी जिसको हम स्टार्टिंग टॉर्क भी कहते हैं। तो ये होगा। तो ये हमारे पास जो है इंड्यूस्ड टॉर्क। तो ये जो शेप आ रही है ये हमने इनको तीन हिस्सों में तकसीम किया है। लो स्लिप रीजन जहाँ पे मोटर बहुत अच्छा चलेगी और आप लोड लगाएंगे और वो लोड के साथ रिस्पॉन्ड करती जाएगी। मीडियम स्लिप रीजन जहाँ से सारा जो है टॉर्क का एक बिल्कुल नया प्रोसेस शुरू होगा, कि अगर आपने इस पॉइंट से आगे जहाँ पे मैंने बताया मैक्सिमम टॉर्क है उससे आगे अगर आपने टॉर्क लोड लगाया तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी मोटर जो है वो स्पीड लूज करना शुरू कर दीजिएगी और इसकी टॉर्क भी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रोटर पावर फैक्टर का जो रोटर पावर फैक्टर है उसका रोल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो मोर इंडक्टिव होता जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी, और उसकी वैल्यू गिरने की वजह से आपकी ओवरऑल टॉर्क कम होना शुरू हो जाएगी और इवेंचुअली आपकी मोटर जाके क्लोज हो जाएगी। तो सिर्फ हाई जो लो स्लिप रीजन है ये स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन है आपकी मोटर का। बाकी जो दोनों रीजन्स हैं मीडियम स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन ये स्टेबल नहीं है बल्कि दे आर अनस्टेबल, और इसके अंदर जैसी ही मोटर दाखिल होगी वो इवेंचुअली स्टॉप कर जाएगी और रुक जाएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, और किसी भी इंडक्शन मोटर की को डिस्कस करते हुए जब मैंने पहले भी प्रीवियसली भी जो हमने डिस्कशन की थी तो वहाँ पे आपने देखा था मैंने स्टार्टिंग टॉर्क की का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, और उसके अलावा मैंने मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। तो यहाँ पे मैंने उन
उन सबको हाईलाइट किया है। देखें सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर आपकी जो टॉर्क होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। और इस स्पीड के ऊपर आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी, ये भी हमने निकाला था, आपको बताया था। इसकी मैंने कंडीशन भी फाइंड आउट की थी डिफरेंशिएशन करके। और ये जो आपके पास फाइनली वैल्यू है, दिस इज़ कॉल्ड द स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क ये बताती है कि स्टार्ट में आप कितना लोड लगा के मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो ब्रेक ओवर टॉर्क है या पुल ओवर टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क है जो आपकी इंडक्शन मोटर डेवलप करती है। तो इससे ज़्यादा आप लोड नहीं लगा सकते, अगर आप लगाएंगे तो मोटर इवेंचुअली बंद हो जाएगी। तो ये वाला जो रीजन है, जो मैंने यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो रीजन है मैक्सिमम टॉर्क तक पहुँचने वाला, इसमें आपकी मोटर जो है बेसिकली ऑपरेट करती है और यही इसका ऑपरेटिंग रीजन है। इसके अलावा ये जो बाकी है ऑन द लेफ़्ट साइड इसके है, ये रीजन जो है वो अनस्टेबल है, मोटर इसके अंदर नहीं चल सकती और नहीं ऑपरेट कर सकती। सो हमने कंप्लीट कर ली टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडक्शन मोटर। होपफुली अब आपको समझ आ गई हुई कि डिफरेंट जो टॉर्क्स हैं वो इंडक्शन मोटर में कौन कौन सी हैं, मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क। उसके अलावा मोटर के जो रीजन ऑफ ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं, अस्टेबल रीजन कौन सा है, अनस्टेबल रीजन कौन सा है। फिर मैंने आपको बताया है कि जो डिफरेंट टॉर्क के फैक्टर्स हैं वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं और उनका रोल विद स्पीड किस तरीके से चेंज हो रहा है। और स्पीड इवेंचुअली रिलेट कर रही होती है स्लिप के साथ, और स्लिप जो है वो इवेंचुअली आपकी मोटर के डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उनको चेंज कर रही होती है। तो आई होप सो आप इस चीज़ को समझने में जो है थोड़ा सा टाइम लगाएंगे और समझेंगे, और अपना फीडबैक जो है वो भी मुझे बताते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।